नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने चैप्टर 7 और 8 पढ़ा था। 7 के अंदर स्टेट एड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड 8 था कि जो सोसाइटी की संपत्तियां, निधियां और जो आरक्षित निधियां होती है उसके बारे में था। उम्मीद है आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे और ये जो लेक्चर हो रहे हैं इनको आप पूरा देखने की कोशिश कीजिए। वन गो में ये इतने बड़े भी नहीं हैं और बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसके अलावा ये जो उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पूरे लेक्चर को देखें ताकि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो और आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो आज हम शुरू करते हैं ऑडिट, इंक्वायरी एंड सरचार्ज। ये चैप्टर 9 है, ऑडिट, इंक्वायरी एंड सरचार्ज। ऑडिट यानी लेखा परीक्षण, जांच और अधिभार। जो लेखा परीक्षण है वो सोसाइटियों का किस तरह से किया जाएगा, उनकी जांच किस तरीके से की जाएगी और उन पे क्या अधिभार रहेगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 54 आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड है कि लेखा जो है वो कैसे तैयार किया जाएगा, अकाउंट को किस तरह से तैयार किया जाएगा। निर्धारित प्रारूप यानी जो अकाउंट बनाने की अलग अलग जो प्रारूप होते हैं, अलग अलग जो विधियां होती है, उसमें से जो बाइलॉज में निर्धारित लिखा हुआ है कि आप इस तरह से अकाउंट्स बनाएंगे, वो आप अकाउंट्स की क्लास में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से अकाउंट जो है उसको हम एडॉप्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से अकाउंट बनाया जाएगा। और जो ऑडिट के लिए जो है सोसाइटी जो है एक ऑडिटर को नियुक्त करेगी या फिर किसी फर्म को भी वो यहाँ पर नियुक्त कर सकती है जिसके द्वारा यहाँ पे ऑडिट की जाएगी। और अगर समय पर अगर ये ऑडिटर को या फिर ऑडिट फर्म को नियुक्त नहीं करती है तो फिर रजिस्ट्रार जो है ऑडिटर को यहाँ पर क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा। ये रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइम पे ऑडिटर को नियुक्त नहीं कर रही है तो वो यहाँ पर ऑडिटर को नियुक्त कर देगा। अब इसके अंदर ऑडिटर है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि कम से कम उसको 3 साल का अनुभव होना चाहिए और वो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। अगर वो सीए है और 3 साल का अनुभव है तभी वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर बन सकता है। या फिर राजस्थान सरकार का सहकारी विभाग का कोई कर्मचारी है जो इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के पद पर कार्यरत व्यक्ति है तो वो भी यहाँ पर ऑडिटर बन सकता है। जनरली क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो सीए 3 साल के एक्सपीरियंस वाला जो सीए होता है, सीए 3+ ईयर के एक्सपीरियंस वाला, उसे सहकारी सोसाइटियां जो है यहाँ पर ऑडिटर रखती है। लेकिन अगर किसी केस के अंदर ऐसा पाया जाता है कि जो सहकारी सोसाइटीज जो है वो ऑडिटर नहीं रख पा रही हैं तो जो रजिस्ट्रार है वो इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के पद को यहाँ पर अपॉइंट कर देता है ऑडिटिंग के लिए। इसके बाद में जो समय सीमा है वो दे रखी है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के भीतर भीतर किया जाना चाहिए। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। कब खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को। ये हम जब आगे रूल्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब माना जाए। जो लागत आएगी, जो ऑडिट की जो लागत आएगी वो कौन देगा यहाँ पर, वो सोसाइटी खुद देगी, सोसाइटी द्वारा वहन की जाएगी। और जो ऑडिटर है उसको सारे दस्तावेज, बुक्स, कैश और अन्य जितनी भी प्रॉपर्टीज है वहां तक पहुंच का अधिकार होगा। ऑब्वियसली ये सारे पहुंच का अधिकार होगा तभी कोई ऑडिटर जो है ऑडिट कर पाएगा अच्छे से। और स्पेशल ऑडिट ये जो है रजिस्ट्रार करवा सकता है अगर उसे पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर कोई वित्तीय अनियमितता या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आई है, कोई घपला हुआ है या फिर कोई इस तरह का केस आता है जिसके अंदर कोई शिकायत करता है कि यहाँ पर ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है। तो इस इरेगुलरिटी के वजह से जो है रजिस्ट्रार जो है वो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। और ये स्पेशल ऑडिट वो कभी भी करवा सकता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में वो कभी भी स्पेशल ऑडिट किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की करवा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल ऑडिट होती है तो उसके लिए हमने पढ़ा है क्या होना चाहिए, एक ऑडिटर होना चाहिए। वो ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगी, जो सहकारी सोसाइटी है उसकी कमिटी, यानी जो उसकी मेंबर्स की जो कमेटी है वो इसको यहाँ पर ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कम से कम 3 साल के अनुभव वाला सीए होना चाहिए जो ऑडिट करने के लिए आ रहा है। वो ऑडिटर को इंडिपेंडेंटली या फिर किसी फर्म को यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है। रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर या फिर इससे ऊपर के पद वाले किसी भी
कर्मचारी को यहाँ पे ऑडिटर बना करके भेज सकता है, बशर्ते कि वो सहकारी जो सहकारी विभाग है उसके अंदर कार्यरत होना चाहिए। तो ये हमारे 54 में दे रखा है कि अकाउंट्स और ऑडिट की जो गाइडलाइंस है वो क्या होगी। अब यहाँ पर अकाउंट्स एंड ऑडिट की गाइडलाइंस हो गई। उसके बाद में है इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार विच इज सेक्शन 55, जांच का आदेश, यानी रजिस्ट्रार किसी भी सोसाइटी के संविधान, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की जांच कर सकता है। रजिस्ट्रार के पास ये अधिकार रहता है कि वो किसी भी सोसाइटी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज की, उसके जो बाइलॉज हैं या फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इसकी वो कभी भी जांच कर सकता है। अगर वो चाहे तो यहाँ पर जांच कर सकता है, या फिर समिति के बहुमत से, अगर मान लीजिए जो कमेटी है वहां पर 1/10 सदस्यों के आवेदन पर 1/10 मेंबर्स जो हैं वो ये लिख करके लिखित सूचना देते हैं कि हमें लगता है कि इस सोसाइटी की जांच करवाने की जरूरत है, तो 10वां भाग अगर उसको लिख करके एप्लीकेशन देता है तो रजिस्टर यहाँ पर इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकता है। अब रजिस्ट्रार के जांच के लिए कुछ अधिकार दिए हुए हैं कि जांच करने के लिए जो व्यक्ति आएगा उसको सोसाइटी के सारे दस्तावेज, बही खाते, नकदी संपत्ति, इनके ऊपर जो है उनका अधिकार होगा, इनकी जांच करने का अधिकार होगा। और जनरल मीटिंग भी जो रजिस्ट्रार है वो बुला सकता है, और अगर अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं वो सामान्य सभा बुला सकता है जांच के लिए। अगर अधिकारी, सीईओ या चेयरपर्सन ऐसा करने से उसे रोकते हैं तो रजिस्ट्रार स्वयं सभा बुला सकता है। ठीक है, वो अधिकारियों को बोलेगा, अधिकारी अगर नहीं बुला रहे हैं तो रजिस्ट्रार खुद बुला सकता है। और जैसे ही कोई जो जांच होगी उसका परिणाम आएगा, उसे सोसाइटी या फिर उससे संबंधित जो सोसाइटी है, अगर वो सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी की मेंबर हैं तो उनको सूचित कर दिया जाएगा कि ये आपकी जांच के रिजल्ट हैं। ये सेक्शन 55 में है। इसी से जुड़ा हुआ 55 सेक्शन 55A है, इंस्पेक्शन बाय रजिस्ट्रार। यहाँ पर ये जांच कर रहा है। जांच के लिए क्या कर रहा है, किसी एक इंसान को अपॉइंट कर रहा है, वो इंसान वहां जाएगा और जाकर के वहां पर उसकी जांच करेगा। सोसाइटी का रजिस्ट्रार जो है बही खाते का खुद निरीक्षण कर सकता है, उसके पास ये पावर है, वो बिना अपॉइंट किए खुद जो है उसके बही खाते मंगवा करके उनका निरीक्षण कर सकता है। या रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सोसाइटी के सारे दस्तावेज, बही खाते, नकदी और सेम चीज है वो उसको एक्सेसिबल होंगे। और अगर निरीक्षण में कोई दोष पाया जाता है तो वो सारे कर्मचारियों को और उसके अधिकारियों को, समिति मेंबर्स को, कमेटी मेंबर्स हैं उनको आदेश दे सकता है कि ये आपके अंदर त्रुटि पाई गई है तो इसको आप जल्दी से जल्दी सुधार कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 56, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय फाइनेंसिंग बैंक्स। वित्त पोषित बैंक द्वारा लेखों का या बही खातों का निरीक्षण। वित्त पोषित बैंक कौन सा होता है? वित्त पोषित बैंक वो बैंक होता है जिसने किसी दूसरी सोसाइटी को लोन दे रखा हो, ऋण दे रखा हो। अगर आपकी कोई सहकारी सोसाइटी है और आपने किसी दूसरी बैंक से लोन ले रखा है, दूसरी बैंक यानी दूसरी सहकारी सोसाइटी से अगर आपने लोन ले रखा है, तो क्योंकि सहकारी सोसाइटी होगी वो एक बैंक ही होगी जो आपको ऋण देगी, तो उस बैंक के पास में या फिर उस जो सहकारी बैंक के पास में ये अधिकार होगा कि वो आपके बही खातों का निरीक्षण कर सकती है और जितनी भी नकदी संपत्ति, ये सारी चीज़ें हैं, वो जो भी इंसान अपॉइंट करेगी, वो जो भी ऑफिसर अपॉइंट करेगी, उनको ये सारा एक्सेस होगा, वो आपके पास में आकर के इन सभी चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं। सेक्शन 57 इज सरचार्ज, यानी अधिभार। अधिभार लगाने का आदेश। यदि लेखा परीक्षण, जांच, निरीक्षण या लिक्विडेटर की रिपोर्ट के आधार पर यह पता चलता है कि किसी सोसाइटी की संपत्ति को किसी व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है या धन का दुरुपयोग किया है, तो रजिस्ट्रार उस पर क्या कर सकता है? अधिभार लगा सकता है, उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगा सकता है। सबसे पहले अधिभार की प्रक्रिया, रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसको अपना पक्ष रखने का मौका देगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पाई जाती है और उस इरेगुलरिटी का कारण जानने के लिए रजिस्ट्रार किसी को समन कर सकता है, उसको पूछ सकता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सहकारी सोसाइटी के अंदर ये हानि हुई है, तो ऐसा क्यों किया? उसका पक्ष जानने के लिए आप मुझसे आकर के अपना पक्ष रखें मेरे पास आकर के। और इसकी जो समय सीमा है वो क्या है? किसी भी ओमिशन के, किसी भी चूक के होने के 6 साल के भीतर भीतर
या रजिस्ट्रार को उसकी जानकारी होने के 2 साल के भीतर भीतर की जानी चाहिए। यानी यहाँ पर 2 पॉइंट है जो आपके यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ने कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी की है तो वो कितनी साल तक उसके ऊपर जो है सरचार्ज लगाया जा सकता है। पहली बात है 6 साल के भीतर भीतर, जिस डेट से उसने गड़बड़ी की है उस डेट से 6 साल के भीतर भीतर उसके ऊपर सरचार्ज लगा करके उसको जो है यहाँ पर उससे वसूली की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जब रजिस्ट्रार को पता चले उसके 2 साल के भीतर भीतर, अगर किसी ने 2025 जनवरी में गड़बड़ी की है तो वो 2031 तक उसके ऊपर जो है चार्ज लगाया जा सकता है। लेकिन रजिस्ट्रार को आज पता लगता है तो रजिस्ट्रार के पास 2027 तक का समय है कि उससे पहले पहले जो है उसके ऊपर सरचार्ज लगाया जाए। अब ये सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज ये होता है कि जो गड़बड़ी हुई है उसको ब्याज समेत वसूला जा सकता है। क्या होता है? ब्याज समेत वसूला जा सकता है। ब्याज समेत वसूला जा सकता है। अगर किसी इंसान की वजह से सोसाइटी को कोई हानि हुई है और वो यहाँ पर फॉल्टी पाया जाता है कि इसने ये गड़बड़ करी है, तो जितने रुपए की, जितने पैसों को उसने गबन किया है वो तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन जिस डेट को गबन किया है उस डेट से लेकर आज तक का उसे ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज सेक्शन 57। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी आपका चैप्टर 10 आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, विवादों का निपटारा। तो सेक्शन 58 है डिस्प्यूट्स विच मे बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, यानी ऐसे डिस्प्यूट्स या ऐसे विवाद जिनको मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है वो यहाँ पर लिस्टेड है आपके सेक्शन 58 में। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई पूछे कि सेक्शन 58 किसके बारे में है तो सिंपल सा आंसर है, सेक्शन 58 इस चीज को बताता है किसी ऐसे कौन से डिस्प्यूट्स हैं जिनको आर्बिट्रेशन के लिए या मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। ये जनरली उन डिस्प्यूट्स के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सदस्यों के बीच में मेंबर्स, पूर्व सदस्यों, पास्ट मेंबर्स, उनके दावेदारों के बीच में, उनके नॉमिनीज के बीच में भी हो सकते हैं या फिर गारंटर के बीच में हो सकते हैं, सदस्य और सोसाइटी के बीच में, मेंबर या सोसाइटी के बीच में हो सकते हैं, कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में हो सकते हैं, ऑफिसर्स या एम्प्लॉय के बीच में हो सकते हैं, ऑफिसर के बीच में हो सकते हैं, या फिर सोसाइटी या फिर किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के बीच में हो सकते हैं, या फिर गारंटर से रिलेटेड जितने भी विवाद हैं वो हो सकते हैं। तो जितने सारे भी विवाद है, इससे ज़्यादा विवाद क्या ही होगा। मेंबर जो है सोसाइटी, मेंबर और सोसाइटी के बीच में हो जाएगा, मेंबर और एम्प्लॉय के बीच में हो जाएगा, एम्प्लॉय के बीच में हो जाएगा, 2 सोसाइटीज़ के बीच में हो जाएगा। तो जितने भी मध्यस्थता के लिए भेजे जाने वाले जो विवाद हैं वो इसमें लगभग सारे विवाद आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि मान लीजिए एम्प्लॉयज़ के बीच में विवाद है, जो वहाँ पर कर्मचारी है उनके बीच में विवाद है। जैसे अभी आप जाएंगे बैंक के अंदर, आपकी नौकरी लगेगी, तो आपकी नौकरी लगेगी तो आप उसके मेंबर नहीं कहलाएंगे, आप उनके एम्प्लॉय कहलाएंगे, आप उनके कर्मचारी कहलाएंगे। तो अगर 2 कर्मचारियों के बीच में विवाद है या फिर कर्मचारी और सोसाइटी के बीच में विवाद है और वो जो विवाद है वो सर्विस बुक के, अगर जो सर्विस लॉज के अंडर में आते हैं, आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्विस बुक मिलेगी और सर्विस लॉज मिलेंगे, अगर उनके अंडर में आते हैं तो फिर ये सेक्शन उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अगर सर्विस लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर ये विवाद होने पर ये होगा, ये होने पर ये होगा, ये अगर सर्विस लॉ में है तो फिर ये सेक्शन उन पे लागू नहीं होगा। सोसाइटी द्वारा सदस्य या नॉमिनी से बकाया राशि की वसूली से जुड़े विवाद भी शामिल है। अब क्या हो सकता है, कोई इंसान जो है वो हमारा जो मेंबर है उसकी डेथ हो गई, मर गया वो, और अब उसके नॉमिनी जो हैं वो यहाँ पर उसके शेयर्स या उसकी डिपॉजिट्स लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी बोल रही है कि भाई साहब इनका इतना बकाया था तो ये बकाया हम पहले वसूल करेंगे, और वो बोल रहा है नहीं, ये बकाया वसूल नहीं हो सकता क्योंकि ये बकाया तो उनका था और जो शेयर हैं वो इससे आप बकाया की वसूली नहीं कर सकते, या फिर कोई भी अन्य तरीके का हो गया, किसी को नॉमिनी मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह के विवाद भी इसमें शामिल होते हैं। चुनाव संबंधी विवाद, अगर जो कमेटी है, जो जनरल जो कमेटी होती है उससे उसका चुनाव हो गया और किसी को लग रहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुआ है, चुनाव के अंदर धांधली हुई है, तो वो विवाद भी इसके अंदर ही आएगा। लेकिन ये लिमिटेशन जो है वो आपको यहाँ पर नहीं रखनी है, लिमिटेशन नेक्स्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो
तो चुनाव संबंधी विवाद भी हो गए। अब रजिस्ट्रार का निर्णय है वो यहाँ पर अंतिम निर्णय होगा। रजिस्ट्रार जो भी फैसला देंगे इन विवादों में वो फाइनल फैसला होगा। इसे आप जाकर के किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अगर रजिस्ट्रार कहते हैं कि ये फैसला है, इसकी गलती है, तो इसे आप आगे चैलेंज नहीं कर सकते। ये हमारे को सेक्शन 58 में देखने को मिलता है। अब सेक्शन 59 हमने यहाँ पर देख लिया कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं जो आर्बिट्रेशन के लिए, मध्यस्थता के लिए भेजे जा सकते हैं। हम इससे आगे चलते हैं कि इन जो जितने भी ये विवाद है इनकी टाइम फ्रेम क्या होगा। अब बकाया राशि जो है, अगर किसी ने बकाया राशि रख रखी है तो उसकी समय सीमा है वो या तो जब से वो उसकी मृत्यु हुई है तब से गिना जाएगा, या फिर जब से उन्होंने सदस्यता छोड़ी है तब से इसकी तारीख गिनी जाएगी। तो किसी भी कार्य या चूक से जुड़े विवाद की जो समय सीमा है वो 6 साल होगी मैक्सिमम। हमने पिछले बार भी पढ़ा था इससे पहले की धाराओं में कि 6 साल बाद में जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई अगर फाइनेंशियल, पिछले वाली धाराओं में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई जाती है, कोई फाइनेंशियल घपला पकड़ में आता है तो भी 6 साल है, और यहाँ पर विवाद जो है उसमें भी 6 साल है। बकाया राशि अगर किसी ने रख रखी है और बकाया राशि से जुड़ा कोई विवाद है 6 साल। उसके बाद में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनको 1 महीने के भीतर आपको सॉल्व कर जो है इनको आप जाकर के रजिस्ट्रार के सामने रख सकते हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन होने के बाद में रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट से अगर कोई खुश नहीं है, जो चेयरपर्सन है वो खुश नहीं है, या कोई सोसाइटी का जो है कमेटी का अदर कोई मेंबर है जो किसी पद पे उसने चुनाव लड़ा है और उसको लगता है कि मैं गलत हार गया, या फिर किसी भी तरह का विवाद है कि इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको कितना समय मिलता है, जो रिजल्ट घोषित होते हैं उसके 1 महीने तक का समय मिलता है। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके 1 महीने के भीतर भीतर आप रजिस्ट्रार को लिखते हैं, तब जाकर के वो उस विवाद को या फिर जो डिस्प्यूट है उसको सुनेगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी विवाद को स्वीकार कर सकता है यदि आवेदक उचित कारण बता सके। ये भी यहाँ पर इनको थोड़ा सा, इस कानून को थोड़ा सा लचर बनाया गया है कि ये समय सीमा तो है, लेकिन अगर इस समय सीमा के बाद में अगर कोई जाता है और जाकर के बोलता है कि मेरा ये विवाद है, 2 सदस्य जा सकते हैं, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद हो सकता है, या मेंबर्स के आपस में विवाद हो सकता है, या सोसाइटी का हो सकता है, तो रजिस्ट्रार उनको ये लिमिटेशन जो है वो बताएगा कि इस लिमिटेशन में आपने नहीं किया है तो ये नहीं हो सकता। ऐसे केस में अगर जो सदस्य हैं या जिनके बीच में विवाद है वो उचित कारण बता सके कि इस समय में हम क्यों नहीं आपके पास मध्यस्थता के लिए या आर्बिट्रेशन के लिए आ सके, अगर वो कारण उचित हैं तो फिर रजिस्ट्रार जो है यहाँ पर स्वीकार कर सकता है। ये रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी रहती है कि इस लिमिटेशन एक्ट के बाद में, लिमिटेशन जो टाइम लिमिटेशन है उसके बाद में भी इसको वो स्वीकार कर सकता है। अदर डिस्प्यूट्स एज पर लिमिटेशन एक्ट 1963। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है, जो समय सीमा दी हुई है, वो यहाँ पर लागू होगी। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है किसके ऊपर कितना होगा क्या होगा, उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि इस समय सीमा के अलावा रजिस्ट्रार जो है उसको अगर उचित कारण मिल जाए तो वो यहाँ पर किसी भी डिस्प्यूट्स को जो है स्वीकार कर सकता है। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा विवाद आ जाता है जिसकी समय सीमा यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में सिंपल यही करना है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर जो लिमिटेशन दे रखी है वो यहाँ पर लागू होगी। और रजिस्ट्रार जो है उसको यहाँ पर सिविल कोर्ट की पावर दी हुई है। किस चीज़ का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है कि रजिस्ट्रार जो हैं उनको यहाँ पर सिविल कोर्ट की पावर दी जाती है। रजिस्ट्रार अगर कोई फैसला देते हैं तो उसको सिविल कोर्ट के आदेश की तरह माना जाएगा। ये यहाँ पर बाध्यकारी किया हुआ है, यानी इसको आगे जाकर के आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिविल कोर्ट का ही इनको दर्जा दे दिया है तो फिर आगे चैलेंज करने का कोई मतलब पैदा नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर है रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन, विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजना। अब देखिए 58 में हमने देखा कि कौन कौन से विवाद हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं जिनको आप आर्बिट्रेशन के लिए भेज सकते हैं।
59 में उसकी जो टाइम लिमिटेशन जो है, टाइम लिमिट है, वो हमने देखी। नेक्स्ट ये है कि उसको भेजा कैसे जाता है, ये हम सेक्शन 60 में देखते हैं। रजिस्ट्रार स्वयं विवाद का निपटारा कर सकता है। जो रजिस्ट्रार है वो खुद किसी भी विवाद को पर्सनली सुन करके उनका निपटारा कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है कि वो किसी आर्बिट्रेटर को भेज सकता है, कोई जो मध्यस्थ जो होता है, अधिकृत व्यक्ति है, उनके पास भेज सकता है। लेकिन अगर मध्यस्थ जो है उसको यहाँ पर भेजा गया, मध्यस्थ के पास में किसी भी विवाद को, और उससे इस विवाद का सुलटारा नहीं हुआ, सल्टीवाड़ा नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, इस विवाद को वापस ले लेगा और किसी दूसरे मध्यस्थ को यहाँ पर भेज देगा कि भाई तुम समर्थ नहीं हो, किसी और के पास भेज देता हूं। और विवाद के निपटारे से पहले रजिस्ट्रार या मध्यस्थ आवश्यक अंतरिम आदेश यानी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जारी कर सकता है। मतलब कि कोई विवाद है किसी चीज को लेकर के, जैसे अपन कोर्ट में जाते हैं ना, जनरली क्या होता है कि दो भाई भाई हैं या दो परिवार हैं, उनके बीच में क्या हो गया, कोई जमीन का विवाद हो गया। ये एक जमीन का विवाद है, यहाँ पर ये एक भाई है, ये बढ़िया, और ये यहाँ पर दूसरा भाई है, इनके बीच में जमीन का विवाद हो गया। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये ज़मीन मेरी है, और ये बोल रहा है कि ये ज़मीन मेरी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस के अंदर ये दोनों भाग करके कहाँ जाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे। ये दोनों मिलकर के कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट क्या बोलेगा कि जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो सकती तब तक हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो क्या लगा देता है, स्टे लगा देता है। स्टे लगाने के बाद में इस जमीन को ना तो ये बेच सकता है ना ये बेच सकता है। तो इसी तरह से ये जो है अंतरिम आदेश जारी कर सकता है, किसी भी कार्रवाई को होने से जो है रोक सकता है कि जब तक इस जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं किया जाता है तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है चैप्टर 11 विच इज वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब हमने विवादों को भी देख लिया। विवादों के बाद में नेक्स्ट क्या आता है कि सोसाइटीज बन गई। कब बनाना शुरू किया था हमने, चैप्टर 2 के अंदर बनाना शुरू किया था या 3 में, आप बताएंगे। चलिए, चैप्टर 2 में हमने सोसाइटीज को बनाना शुरू किया था। तो अब जो है फाइनली अगर कोई वाइंड अप करना चाहे, थक गया हो कि भाई मुझे सोसाइटी नहीं चलानी है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये है सेक्शन 61 यानी सहकारी समितियों का परिसमापन। सदस्यों की संख्या या पेड अप शेयर कैपिटल न्यूनतम स्तर से कम होने पर, ये हम रूल्स में पढ़ेंगे कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो न्यूनतम स्तर से कम किसको बोला जाता है। अगर ये सदस्यों की संख्या कम हो गई है, जितने मिनिमम कितने चाहिए सदस्य हमारे को, 15 चाहिए, और सोसाइटीज कितनी चाहिए, 15 मेंबर्स, या फिर हमें चाहिए यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है 5 सोसाइटीज। तो अब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 15 से कम मेंबर इसके पास में बचे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको परिसमापन कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। या फिर सोसाइटीज ने मिलकर के बनाया था और 5 सोसाइटीज यहाँ पर बची हुई नहीं है, तो भी इसको क्या कर दिया जाएगा, परिसमापन कर दिया जाएगा। या फिर सोसाइटी ने 2 साल के भीतर काम शुरू नहीं किया, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 2 साल तक आपने कोई काम ही नहीं किया उससे, तो भी वो परिसमापन कर किया जा सकता है। या फिर कोर ऑब्जेक्टिव से भटक गई हैं, आपका कोर ऑब्जेक्टिव था वो था कि आपको जो है ग्राम विकास सेवा समिति बनानी थी, लेकिन अब आप ग्राम विकास ना कर करके उसको आपने किस तरह से इस्तेमाल शुरू कर दिया है, लोगों को ब्याज पे पैसा देने के लिए शुरू कर दिया है। या फिर उसका कोर ऑब्जेक्टिव आपने भटका लिया है, टैक्स सेविंग के लिए उसका इस्तेमाल शुरू कर लिया है। तो ऐसे में अगर कोर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करना बंद कर दिया हो तो भी उसका परिसमापन यानी वाइंड अप हो सकता है। सोसाइटी ने अधिनियम या बाईलॉज का बार बार उल्लंघन किया है, इस एक्ट के तहत नहीं चल रही है, बार बार उसको वार्निंग दी जा रही है रजिस्ट्रार की तरफ से, लेकिन फिर भी एक्ट के हिसाब से नहीं चल रही है, नहीं मान रही है। या फिर उसने जो खुद ही बाईलॉज बनाए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उनका बार बार उल्लंघन कर रही है, तो भी परिसमापन हो सकता है। रजिस्ट्रार जो है वो परिसमापन का आदेश दे सकता है, लेकिन सोसाइटी को अपना पक्ष रखने का मौका देगा।
लेकिन आरबीआई अगर सार्वजनिक हित में जो है क्या करे, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी बैंक को, जब भी आरबीआई का नाम आता है तो आपको सिंपल ही याद रखना है कि वो कोई कोऑपरेटिव बैंक ही होगी। सोसाइटीज से आरबीआई को कुछ भी लेना देना नहीं है, ये बैंकिंग रेगुलेशन अथॉरिटी है। तो आरबीआई अगर किसी भी सोसाइटी को पब्लिक वेलफेयर के अंदर या सोचे कि पब्लिक हितों के अंदर इसको बंद करना जरूरी है, इसके अंदर काफ़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर वो रजिस्ट्रार को बोल सकता है कि इस फला फला सोसाइटी को वाइंड अप करवा दो। तो 1 महीने के भीतर भीतर रजिस्ट्रार जो है वो आदेश जारी करेगा इसके परिसमापन का। नेक्स्ट है हमारे पास में 62 विच इज इंश्योर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी बीमित सहकारी बैंक। बीमित सहकारी बैंक के परिसमापन, कॉम्प्रोमाइज या अमालगमेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए आरबीआई की लिखित अनुमति आवश्यक है। वो बैंक्स जो बीमित हैं यानी इंश्योर्ड हैं, इंश्योर्ड बैंक वो होते हैं जो किसी भी तरह के नुकसान या फिर किसी भी तरह की जो घाटा होता है उसके अगेंस्ट में उनका बीमा होता है, इंश्योर्ड होते हैं, वो लिस्टेड होते हैं एज ए इंश्योर्ड कोऑपरेटिव बैंक। तो ऐसी बैंक अगर चाहे कि कोई भी समझौता करना है या फिर 2 बैंक को मिला करके एक बैंक बनानी है यानी अमालगमेशन या विलय करना है या फिर रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो उनको आरबीआई की लिखित अनुमति चाहिए, अन्यथा वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। आरबीआई अगर किसी भी जो है इंश्योर्ड कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर आपको बोले, रजिस्ट्रार को बोले कि हमें जो है इसकी सोसाइटी की जो कमेटी है, जो मेंबर्स की समिति है उसको हटाना है, तो 1 महीने के भीतर भीतर, कितने टाइम में, 1 महीने के भीतर भीतर रजिस्ट्रार को उसकी कमेटी को भंग करना होगा और प्रशासक जो है उसको नियुक्त करना होगा। प्रशासक जो है यानी एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करना होगा। क्या करेगा, अगर आरबीआई ये ऑर्डर जारी करता है कि इस इंश्योर्ड कोऑपरेटिव बैंक की समिति को भंग किया जाए, तो 1 महीने में हटा करके प्रशासक को नियुक्त कर देगा। लेकिन जो प्रशासक है उसको कितने टाइम के लिए नियुक्त किया जाता है, 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर इसके दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे, या अगर वाइंड अप की प्रोसेस होगी तो वाइंड अप की प्रोसेस जो है इनिशिएट की जाएगी, स्टार्ट की जाएगी। ऑब्वियसली अगर कमेटी भंग की जा रही है तो इसका मतलब कमेटी क्या है, वो सही से काम नहीं कर रही है, बैंक सही से काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में 2 ही सिचुएशन बनते हैं, या तो इलेक्शन दोबारा से करवाओ या फिर पता चले कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है तो उस बैंक को बंद कर दो। तो बंद करना 1 महीने में हटा करके एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, वो 1 साल में मैक्सिमम 1 ईयर होगा। 1 ईयर के अंदर जो भी इसके आगे की प्रोसेस है उसको वो करेगा। परिसमापन के दौरान जमा बीमा निगम डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को जमा राशि को वापस करना होता है। जो भी आपने बैंक ने जो है डिपॉजिट राशि कर रखी है इस इंश्योर्ड बैंक की, उसे वो वापस करना होगा, ताकि ये जो बैंक है इंश्योर्ड कोऑपरेटिव बैंक, इसका जो है परिसमापन वाइंड अप किया जा सके। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 63 इज लिक्विडेटर। लिक्विडेटर वो इंसान होता है जो किसी भी सोसाइटी को जाकर के परिसमापन की या वाइंड अप की प्रोसेस को अंजाम देता है। जब भी परिसमापक जो है किसी भी सोसाइटी के अंदर जाता है तो उसको सारे संपत्ति, दस्तावेज और दावों को अपने नियंत्रण में ले लेता है, यानी ये उसका कर्ता बन जाता है, उसके पास सारे राइट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब धारा 63 के अंदर परिसमापन का आदेश हमने देखा था, 61 जो सेक्शन है उसके अंदर परिसमापन का आदेश क्यों होता है, तो रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के पद पे, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि या तो इंस्पेक्टर हो या उससे ऊपर की रैंक में हो, वो भी कोऑपरेटिव जो सहकारी विभाग के अंदर होना चाहिए। यानी डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए उसका, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए, और वो इंस्पेक्टर से ऊपर के पद पर होना चाहिए, तो उसको लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है। वो परिसमापक सोसाइटी की संपत्ति, दस्तावेज और दावों को अपने नियंत्रण में ले सकता है क्या, लेगा ही। यदि परिसमापन के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है तो आदेश स्थगित हो जाएगा, लेकिन परिसमापक संपत्ति को सुरक्षित रखेगा। यानी अगर कोई सोसाइटी वाइंड अप होने वाली है, रजिस्ट्रार ने वहां पर जो है किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है, लिक्विडेटर कौन होगा, लिक्विडेटर वो होगा जो इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का होगा। लिक्विडेटर चला गया सोसाइटी में, उसने सारे रिकॉर्ड्स और सारे लेन देन है उसको अपने कब्जे में कर लिया,
अब उसके बाद में कुछ सोसाइटी के मेंबर्स जाकर के या फिर सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव जाकर के ये जो वाइंड अप हो रहा है उसके अगेंस्ट अपील कर देते हैं रजिस्ट्रार के पास में। तो ऐसे केस में ये जो लिक्विडेटर है ये उसको वाइंड अप नहीं करेगा, उसका लिक्विडेशन नहीं करेगा। इसको जो भी रिकॉर्ड्स मिले हैं सोसाइटी के या जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, दस्तावेज हैं, उनको सुरक्षित रखेगा और उनका कार्यभार जो है वो देखेगा। नेक्स्ट इज पावर ऑफ लिक्विडेटर। अब 63 के अंदर जो है लिक्विडेटर को हमने अपॉइंट कर दिया। लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के बाद में लिक्विडेटर को क्या है, कुछ पावर दिए गए हैं। ये क्या कर सकता है कि परिसमापक सोसाइटी की संपत्तियों को बेचकर या अन्य तरीकों से वसूल कर सकता है। मान लीजिए अगर कोई सोसाइटी है वो कर्जे में है, घाटे में है और इस वजह से वो बंद हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, लिक्विडेटर जो है, लिक्विडेटर के पास में ये पावर रहेगी कि सोसाइटी की जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर अन्य जो वस्तुएं हैं उनको बेच करके वसूली कर सकता है ताकि उस घाटे की क्षतिपूर्ति की जा सके। दावों की जांच कर सकता है। अगर कोई मांग तोड़े आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम इस सोसाइटी में इतना पैसा मांगते हैं तो ये सोसाइटी को हमें पैसा देना पड़ेगा, तो वो ये इसकी जांच कर सकता है और उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से उनको निपटा सकता है कि भाई हाँ, यहाँ से ये संपत्ति बेची है, ये इसका रिजर्व फंड है और इसके हिसाब से आपका दावा सही है तो आपको इतना पैसा मिलना चाहिए, वो उनको चुका सकता है। सदस्य या पूर्व सदस्यों से जो है योगदान वसूल सकता है। सदस्य या पूर्व सदस्य जिन्होंने अगर कोई घपला कर रखा है या फिर उनमें कुछ मांग आ रही है सोसाइटी उसमें कुछ पैसे मांग सकती है तो उनको उनकी वसूली भी ये कर सकता है। दावों को राइट ऑफ कर सकता है। अगर कोई लोन है उसको राइट ऑफ कर सकता है या नोट पेएबल घोषित कर सकता है। मान लीजिए नोट पेएबल घोषित करने का क्या रीजन हो सकता है, ऐसा कोई सदस्य जिसने घपला किया हो और उसको 6 साल से ज़्यादा का समय हो गया हो तो उसको नोट पेएबल या राइट ऑफ कर देगा कि यहाँ से आने वाला नहीं है। या कोई ऐसा सदस्य जिसको लोन दिया गया हो और उसकी मृत्यु हो चुकी हो और वो रिकवरेबल नहीं है, तो ऐसे केस में भी जो भी उसको सिचुएशन लगे, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन जो जेन्युइनली नोट पेएबल जो भी लोन्स हैं उनको यहाँ पर वो जो है राइट ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है टर्मिनेशन ऑफ वाइंड अप प्रोसीडिंग, यानी जो सहकारी सोसाइटी है उसके परिसमापन की प्रोसेस जो है उनको क्या करना, उनका पर्यवसान या समाप्ति करना कि कब तक। अब अगर किसी सोसाइटी के टर्म जो है वाइंड अप की प्रोसेस शुरू होती है, उसका परिसमापन होता है, तो उसकी भी एक टाइम फ्रेम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आपने वाइंड अप के लिए डाल दिया और उसके बाद में परिसमापक वहाँ पर जाकर के 5 साल 10 साल तक बैठा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। और जब आप सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी जो है वो एक, इसको आप ऐसे मान करके चलिए कि जैसे कोई बैंक होता है या फिर अगर आप सरस डेयरी को ले लें तो सोसाइटीज़ हो सकता है काफ़ी बड़ी भी हो, तो उस हिसाब से आपको उसकी सीरियसनेस का अंदाजा होगा कि इनको इतना टाइम क्यों दिया जाता है। तो परिसमापन की कार्रवाई जो है वो 3 साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए। 3 साल के भीतर इसको पूरा कर देना चाहिए। 3 साल के अंदर ये क्या करेगा, उसकी संपत्तियों का बेचान करेगा। संपत्तियों का बेचान करने के बाद में जो भी इसके अंदर मांगने वाले आएंगे उनको चुका देगा, या फिर जितना जो कुछ भी प्रोसेस है वो ये इसके लिए उसे 3 साल का समय मिलता है। अगर मान लीजिए 3 साल का समय हो गया है और परिसमापन कंप्लीट नहीं हुआ तो इसे 1 साल रजिस्ट्रार और दे देगा। इसमें भी नहीं हुआ तो ये फिर क्या करेगा, 1 साल और दे देगा, यानी 2 साल अधिकतम बढ़ा सकता है, लेकिन एक बार में जो है वो 1 वर्ष ही बढ़ा सकता है, एक बार में 2 साल नहीं दे सकता। लेकिन अगर 5 साल के बाद में भी इसका वाइंड अप नहीं हो पाता है, कुछ कानूनी दाव पेचों के हिसाब से या किसी तरह से अटक जाता है, तो रजिस्ट्रार सरकार को बोल देगा, रिपोर्ट भेज देगा और उसके बाद में सरकार जो है वो यहाँ पर इंटरफेयर करेगी कि किस तरह से इस सोसाइटी को वाइंड अप करना है। सरकार जो भी निर्देश देगी उसका पालन किया जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एसेट्स, यानी अगर किसी सोसाइटी का परिसमापन हो गया और परिसमापन होने के बाद में वहाँ से कुछ पैसे हैं जो सोसाइटी के पास में संपत्ति जो है वो बच गई, हमने सारे मांग थोड़े भी लौटा दिए, सारे जिन जिन लोगों के शेयर थे उनके शेयर के अमाउंट को भी लौटा दिया और जो कोई भी सोसाइटी में जितना भी मांग रहा था वो सब कुछ हमने चुका दिया। उसके बाद में कुछ पैसे जो है सोसाइटी के पास में बच गए, तो इनको क्या करना चाहिए, हाँ, सोसाइटी के मेंबर्स को आपस में दे देना चाहिए बांटने के लिए। नहीं, ये सोसाइटी के मेंबर्स को नहीं मिलेगा। इसमें क्या करेगा, इसके लिए जो है 67 जो है यहाँ पर इन्होंने एक्ट बना रखा है कि सरप्लस एसेट्स के लिए क्या किया जाएगा, सभी सदस्यों के बीच में इस राशि को बांटा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं बांटा जाएगा। इसमें क्या होगा,
संपत्ति का उपयोग बाईलॉज में वर्णित उद्देश्यों के, बाईलॉज के अंदर जो जो उद्देश्य इन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखाए थे उन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में इसका किया जाएगा। लेकिन अगर कई बार सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें बाईलॉज में कोई उद्देश्य नहीं होता है तो इसका क्या होगा, पब्लिक यूटिलिटी या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट को ये पैसा दे दिया जाएगा, या फिर इसे वित्तीय बैंक यानी फाइनेंशियल बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और जो समान उद्देश्य वाली सोसाइटी बनेगी, आपने कोई ग्रामीण विकास सेवा सोसाइटी बना रखी है और उसका वाइंड अप हो गया और उसके पास में धन अच्छा खासा था और ये अच्छा खासा धन जो है वाइंड अप के टाइम में आया कि 1 करोड़ रुपया बच गया, अब इसका क्या करें, तो जब आगे इन फ्यूचर कोई भी ग्रामीण विकास सेवा समिति बनेगी तो उसके अंदर जो है उसका जो रिजर्व फंड होगा उसमें जमा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो सोसाइटी रजिस्टर करवाई और सोसाइटी को रजिस्टर करवाते ही जो है उनको पैसा दे दिए कि भाई तुम ले जाओ और गांव का विकास करो, बिल्कुल नहीं। नहीं तो 50 एप्लीकेशन आ जाएंगे कि हाँ ये तो पैसा बचा हुआ है, चलो हम एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। वैसा नहीं होगा, उनके रिजर्व फंड में जाएगा ये पैसा। कहाँ पर जाएगा, रिजर्व फंड में। नेक्स्ट जो है हमारे पास में, चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया है हमारे पास में। तो आज हमने कितने चैप्टर कर लिए, चैप्टर 9, 10 एंड 11। तो अब इनके हम क्वेश्चंस जो हैं कुछ कर लेते हैं। चलिए, प्रत्येक धारा 54(1) के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी को अपने लेखे कैसे तैयार करने होते हैं, त्रैमासिक नहीं, वार्षिक भी नहीं। इस एक्ट के हिसाब से जो है ईयरली जो है इनको अपने अकाउंट्स रेडी करने होते हैं। सेक्शन ये सी आएगा। 54(2) के अनुसार सोसाइटी ऑडिटर की नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार नहीं करती, रजिस्ट्रार भी नहीं करती, कमेटी करती है। लेकिन अगर कमेटी नहीं कर पाए तो फिर रजिस्ट्रार यहाँ पर क्या करता है, अपॉइंट करता है। लेकिन पहला जो राइट है वो किसका है, कमेटी का है। 54(5) के अनुसार, ये आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। 54(2), 1, 5 ये इतना इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा अभी तो आप समझ जाएंगे। 54(5) के अनुसार लेखा परीक्षक की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, MBA नहीं, MBA वाला क्यों आएगा। 3 साल के अनुभव वाला चार्टेड अकाउंटेंट, बिल्कुल सही, 3 साल के अनुभव वाला। न्यूनतम योग्यता पूछिए, देखिए ऐसे तो 5 साल के अनुभव वाला भी जो है चार्टेड लागत लेखाकार नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन न्यूनतम है वो कम से कम उसके पास कितना होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस उसके पास कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है 54(6) के अनुसार लेखा परीक्षण की लागत सोसाइटी करेगी। सोसाइटी से रिलेटेड काम है तो कौन वहन करेगा, सोसाइटी करेगी। 55 के तहत रजिस्ट्रार किस आधार पर सोसाइटी की जांच कर सकता है, सदस्यों के आवेदन पर, सोसाइटी की समिति के बहुमत के आवेदन पर, कम से कम 1/10 सदस्यों के आवेदन पर, उपरोक्त सभी। अगर सदस्य आवेदन करते हैं तो भी कर सकता है। सदस्य कितने होने चाहिए, कम से कम 1/10 होने चाहिए। और बहुमत होता है तब भी समिति के अंदर कर सकता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाएगी। सरचार्ज 57 के अनुसार किस पर लगाया जा सकता है, सदस्यों पर, पूर्व सदस्यों पर, अधिकारियों कर्मचारियों पर, सभी पर लगाया जा सकता है। अगर किसी ने कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी की है, कोई घपला किया है तो इन सभी पर जो है सरचार्ज लगा करके इनसे ब्याज समेत वसूली की जा सकती है। इसके बाद में धारा 57 के तहत अधिभार लगाने की समय सीमा क्या है, कार्य या चूक होने की तारीख से 6 साल या रजिस्ट्रार को जानकारी होने के 2 साल, दोनों है। या तो जो चूक हुई है उससे कम 6 साल के अंदर अंदर किया जा सकता है, रजिस्ट्रार को जब पता लगता है उसके 2 साल के अंदर अंदर उसे करना होता है। तो यहाँ पर A और B दोनों आएगा। 55 के तहत रजिस्ट्रार किसका निरीक्षण कर सकता है, सोसाइटी के लेखा दस्तावेज सभी का कर सकता है। सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका जो है लेखा जोखा जो है वो रजिस्ट्रार चेक कर सकता है। नेक्स्ट है 56 के तहत वित्त पोषित बैंक को किसका निरीक्षण करने का अधिकार, किसी भी सोसाइटी के नहीं, किसी भी सोसाइटी का क्यों करेगा, जिसको उसने लोन दिया है उसी को करेगा। तो केवल अपने कर्जदार सोसाइटी का लेखा, ये सही है कि जिसको लोन दिया है उसी की जांच कर सकता है। धारा 58 के तहत किस प्रकार के विवाद मध्यस्थता के लिए भेजे जा सकते हैं, सदस्यों के बीच में, सदस्यों और सोसाइटी के बीच, सोसाइटी और किसी अन्य सहकारी, सभी भेजे जा सकते हैं। ये सब आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं। धारा 58 के तहत कर्मचारियों के विवाद कब शामिल नहीं होते, जब विवाद सेवा कानून यानी सर्विस लॉ के तहत उपलब्ध हो, तब ये इसके अंदर 58 सेक्शन में नहीं आते हैं। 59 के तहत विवादों की समय सीमा क्या होती है, विवादों की समय सीमा हमें पता है 6 साल होती है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के अंदर उससे वापस सरचार्ज वसूलना है तो भी 6 साल होती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का हमें एप्लीकेशन देना है
रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार को डिसाइड करने का टाइम कितना होता है ये आप मुझे बताएंगे, और ये कौन से सेक्शन में आता है, चैप्टर कौन सा है, सेक्शन कौन सा है। धारा 59 के तहत चुनाव संबंधी विवाद की समय सीमा क्या है, चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 महीने के बाद में। धारा 60 के तहत रजिस्ट्रार विवाद को किसे भेज सकता है, स्वयं निपटाने के लिए किसी अधिकृत व्यक्ति को, आर्बिट्रेटर को, या कोर्ट से, सभी को, खुद भी निपटा सकता है, किसी अपॉइंटेड व्यक्ति को भी बोल सकता है, या आर्बिट्रेटर को भी भेज सकता है। धारा 60 के तहत रजिस्ट्रार किस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है, अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। सबसे पहले वो क्या जारी करेगा, अंतरिम आदेश जारी करेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन भी वही लेगा। लेकिन क्योंकि हमें धारा 60 के तहत पूछा हुआ है तो हम यहाँ पर अंतरिम आदेश देखेंगे। धारा 58 के तहत किस प्रकार के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है, ये तो अभी हमने देखा है, सभी विवादों को भेजा है। 59 के तहत समय सीमा समाप्त होने के बाद विवाद कब स्वीकार किया जा सकता है, अगर कोई विवाद लेकर के आया वो 6 साल बाद में लेकर आया, या फिर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के 1 महीने, रिजल्ट को 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसके बाद में लेकर आया, तो अगर वो उचित कारण बताता है तभी उसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। धारा 60 के तहत रजिस्ट्रार किसे विवाद निपटाने के लिए अधिकृत कर सकता है, स्वयं, किसी अधिकृत व्यक्ति को, किसी मध्यस्थ व्यक्ति को, सभी को कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में धारा 61 के तहत सोसाइटी का वाइंड अप किस आधार पर किया जा सकता है, सदस्यों की संख्या न्यूनतम स्तर से कम होने पर बिल्कुल किया जा सकता है, 2 साल के भीतर काम शुरू नहीं किया तो भी किया जा सकता है, या फिर कोर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम नहीं करे तब भी किया जा सकता है, तो सभी आएगा इसके अंदर। धारा 61 के तहत आरबीआई की सिफारिश पर परिसमापन का आदेश कितने समय में जारी किया जाना चाहिए, 1 महीने की तरह। अगर आरबीआई को बोलता है कि इस सोसाइटी को वाइंड अप करना है या इसकी कमेटी को हटाना है, तो 1 महीने के भीतर जो है उसका आदेश का पालना होनी चाहिए। धारा 62 के तहत बीमित सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है, आरबीआई, क्योंकि ये इंश्योर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो इसके लिए आरबीआई की लिखित अनुमति आवश्यक है। आरबीआई की क्या होना चाहिए, लिखित अनुमति आवश्यक है कि हम जो है इस इंश्योर्ड कोऑपरेटिव बैंक का परिसमापन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है धारा 63 के तहत परिसमापन की नियुक्ति कौन करता है, रजिस्ट्रार, सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रार करेगा। 64 के तहत लिक्विडेटर को कौन से अधिकार है, संपत्ति बेचने का बिल्कुल है, दावों की जांच करने का भी है, और सदस्यों से जो है पैसा वसूल करने का भी है, सभी हैं। 65 के तहत परिसमापन कार्रवाई कितने समय में पूरी की जानी चाहिए, 3 साल में। कितने समय में पूरी की जानी चाहिए, 3 साल में। यहाँ पर आपको 5 साल नहीं लिख देना है, यहाँ पर आपको लिखना है 3 साल। अगर 3 साल में नहीं होती है तो फिर उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है, फिर भी नहीं होती है तो फिर क्या होता है, उसे 1 साल और का एक्सटेंशन मिलता है, और अगर उसके बाद में भी नहीं हो जाती है तो ये मामला किसके पास चला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, राज्य सरकार के पास में। तो जो ओरिजिनल जो है वो कितना होना चाहिए, 3 साल। नेक्स्ट है धारा 66 के तहत सरप्लस एसेट्स को क्या किया जाएगा, सदस्यों में बिल्कुल नहीं बांटा जाएगा। क्यों बांट देंगे सदस्यों में, सार्वजनिक उपयोग ये ठीक है, चैरिटेबल उद्देश्य ये भी ठीक है, तो यहाँ पर डी आएगा। यहाँ पर हमारे पास में राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, बी और सी दोनों। धारा 61 के तहत परिसमापन का आदेश किस आधार पर रद्द किया जा सकता है, यदि सोसाइटी को जारी रखना उचित लगे। अगर रजिस्ट्रार को लगे कि सोसाइटी जो है उसको जारी रखना सही है, उचित है और न्याय संगत है, उसकी जो कमेटी है उसको बदल करके यहाँ पर जो है उसकी कार्यशैली को सुधारा जा सकता है, तो ऐसे केस में वो अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि इसकी इसके वाइंड अप प्रोसेस जो है वाइंडिंग अप की, उसको क्या कर सके, कैंसिल कर सके। धारा 64 के तहत परिसमापक किसे दावों का भुगतान कर सकता है, परिसमापक जो है वो किसको पैसे का भुगतान कर सकता है, पैसे का भुगतान वो उसी को करेगा जो सोसाइटी में मांग रहे होंगे, जो सोसाइटी के लेनदार होंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को जो है वो सोसाइटी के पैसों का भुगतान वो कर सकता है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आप इसके नोट्स बनाते रहिए। आज हमने जो है चैप्टर्स 11 तक कंप्लीट कर लिया है और जल्दी ही हम आगे आने वाली 1-2 क्लास के अंदर पूरे एक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरे एक्ट की जो है 7-8 क्लासेस होगी, और हद मार करके आपको जो है 4-5-6 घंटे के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा है। इसके बाद में जब हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो इसे एक स्टोरी फॉर्म में किस तरह से आप सारे सेक्शन को याद कर सकते हैं वो भी हम इसके बारे में बताएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन उसके लिए
आपको ये सारी क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सारी क्लासेस देखेंगे, आपको डेप्थ में पता होगा, तभी आपके लिए इंडेक्सिंग हेल्पफुल है। अन्यथा अगर आप सिर्फ सेक्शन के नाम रट कर के जाएंगे और चैप्टर्स के नाम रट कर के जाएंगे तो कोई काम नहीं आने वाला। उसमें से पूछेगा कि सेक्शन फला फला सेक्शन 61 के अंदर इसका क्या हो सकता है, तो वो आपको तभी पता होगा जब आपको सेक्शन 61 के अंदर का पता होगा, और उसके लिए हम इन डेप्थ क्लासेस ले रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम आपका जो डाउट है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो नोट्स हैं वो एक बार क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको रिवीजन के लिए, जब मैं नोट्स अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो हम इंडेक्सिंग करेंगे, जो हम स्टोरी बनाएंगे इसके ऊपर की स्टोरी से आपको किस तरह से आप याद कर सकते हैं, उसके बाद में अगर आप उस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नहीं तो आपके पास में क्या होगा कि रूल्स जो होते हैं ना, कोई भी एक्ट होता है उसको याद करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप उसको सेक्शन 1 से रटना शुरू कर दें तो और आपके पास में आकर के 127 के 27 सेक्शन आपको याद हो गए। हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तरीके से चलेंगे कि किस तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है और उस ब्रेन में जो है उसको कैसे एडोप्ट किया जाए, कैसे उसको ग्रास्प किया जाए कि वो उसको जो है एग्ज़ाम में सही तरीके से रिकॉल कर पाएँ, तभी आपके लिए हेल्पफुल है। आपको बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इंडेक्सिंग होगी तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए, कल की क्लास के लिए बने रहिए और इनके साथ में आपको जो नोट्स दिख रहे हैं वो तो आप बनाइए ही ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप साथ साथ में इसको दोबारा से रिकॉल कर पाएँ। तब के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।